आज हम एक बहुत ही खास फिल्म की कहानी में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। फिल्म है पथेर पांचाली और हमारे पास है खुद सत्यजीत रे के लिखे कुछ अंश, उनके संस्मरण अपू के साथ 2.5 साल से। हाँ, ये किताब अपने आप में एक दस्तावेज है उस फिल्म के बनने की कहानी का। बिल्कुल, सोचे जरा, एक फिल्म जिसे बनने में 2.5 साल लग गए। 2.5 साल, ये सुनने में ही अजीब लगता है आज के जमाने में। हाँ, और ऐसा भी नहीं था कि रोज शूटिंग चल रही हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। निर्देशक सत्यजीत रे, वो तो तब एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे। जी, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। तो मतलब जब नौकरी से फुर्सत मिली तब शूटिंग की, और उससे भी बड़ी बात, पैसे। हाँ, पैसा तो सबसे बड़ी समस्या थी। पैसे जैसे ही खत्म होते शूटिंग रोकनी पड़ती थी। बिल्कुल, काम बंद, फिर इंतजार करो कि कहीं से पैसे आएं। और फिर दोबारा शूटिंग शुरू हो, तो ये सिलसिला चलता रहा पूरे 2.5 साल। इसी वजह से इतना लंबा वक्त लगा। तो चलिए आज इसी सफर को थोड़ा और नजदीक से समझते हैं। देखते हैं कि कैसे इतने कम साधन, इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद ये यादगार फिल्म बन पाई। हाँ, इसके पीछे के जो किस्से हैं, जो चुनौतियां हैं, वो वाकई दिलचस्प हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत कहाँ से करें? शायद सबसे पहली चुनौती से, कलाकार ढूंढना। हाँ, वो तो था ही, खासकर अपू के रोल के लिए। 6 साल का लड़का चाहिए था उन्हें, और वो मिल ही नहीं रहा था। बहुत मुश्किल हुई। अखबार में विज्ञापन भी दिया था उन्होंने। जी हाँ, इश्तिहार छपवाया था। रास बिहारी एवेन्यू में शायद एक कमरा भी किराए पर लिया था, जहां बच्चे ऑडिशन के लिए आते थे। हाँ, इंटरव्यू के लिए बहुत सारे लड़के आए भी। पर कोई वैसा नहीं था जैसा रे साहब के दिमाग में अपू का चेहरा था। वो छवि बन नहीं पा रही थी किसी से। एक बड़ा मजेदार किस्सा भी है इसी से जुड़ा हुआ। हाँ, वो टिया वाला। हाँ, एक दिन एक बच्चा आया ऑडिशन के लिए। उसकी गर्दन पर पाउडर लगा हुआ देखकर थोड़ा शक हुआ रे को। अच्छा। नाम पूछा तो पतली सी आवाज में बोला टिया। टिया, लड़के का नाम। हाँ, तो रे ने साथ आए पिता से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर लाए हैं? पकड़ लिया उन्होंने। वो सच्चे पानी पाए, बोले हाँ जी, ये असल में मेरी बेटी है। अरे, सोचा शायद अपू का रोल मिल जाए तो बाल कटवा कर ले आए। कमाल है, मतलब लोग इतने उत्सुक थे रोल पाने के लिए। हाँ, ये वाकया दिखाता है कि कलाकार ढूंढना कितना मुश्किल था और लोगों में फिल्मों का क्रेज कितना ज्यादा था। सही बात, एक तरफ ये मुश्किल, दूसरी तरफ लोगों की उम्मीदें। आखिरकार जब रे साहब लगभग हार मान चुके थे, तब उनकी पत्नी ने ही, हाँ, उनकी पत्नी ने पड़ोस की छत पर एक लड़के को खेलते हुए देखा और कहा कि इसे बुलाकर देखो जरा। और वही लड़का सुबीर बैनर्जी, वो बन गया पथेर पांचाली का अपू। किस्मत की बात है। बिल्कुल, किस्मत ही कहेंगे इसे। और फिर एक और डर था। रे ने शुरू में तो सोचा नहीं था कि फिल्म बनने में 2.5 साल लग जाएंगे। हाँ, अंदाजा नहीं था उनको। तो जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, उन्हें चिंता होने लगी कि अपू और दुर्गा का रोल करने वाले बच्चे कहीं बड़े ना दिखने लगे फिल्म में। बिल्कुल, वो कंटिन्यूटी की समस्या आ जाती। बच्चे तो तेजी से बढ़ते हैं उस उम्र में। फर्क साफ नजर आता। हाँ, लेकिन यहाँ भी किस्मत अच्छी थी उनकी। अच्छा। बच्चे उस उम्र में जितना सामान्य तौर पर बढ़ते हैं, उससे कम ही बढ़े। अरे वाह, ये भी एक तरह से मदद मिल गई। हाँ, और एक और बात, इंदिरा ठाकुरन का रोल करने वाली चुन्नी बाला देवी, वो 80 साल की थी। हाँ, 80 साल की। उनका भी पूरे 2.5 साल तक स्वस्थ रहकर काम करना, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। वाकई बहुत सारी चीजें थीं जो उनके पक्ष में गई, मुश्किलों के बावजूद। बिल्कुल। अच्छा, अब शूटिंग पर आते हैं। वो काशफूल वाला सीन, उसकी बड़ी चर्चा होती है। हाँ, वो रेलगाड़ी वाला सीन बहुत मशहूर है। हुआ ये कि टीम पहुंची पालेसिट गांव, कलकत्ता से कोई 70 मील दूर। जी। वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था, बहुत सुंदर। हाँ, सफेद फूलों का। सीन ये था कि अपू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देख रहे हैं। बड़ा अहम सीन था फिल्म का। और सीन इतना बड़ा था कि एक दिन में शूट होना मुमकिन नहीं था। कम से कम 2 दिन तो लगने ही थे। हाँ, काफी लंबा सीक्वेंस था वो। तो पहले दिन शूटिंग हुई, जगद्धात्री पूजा का दिन था। दुर्गा के पीछे पीछे भागता हुआ अपू उन काश फूलों के वन में पहुंचता है। ये हिस्सा शूट हो गया। सुबह से शाम लग गई। आधा सीन हो गया मतलब। हाँ, आधा। अब टीम नहीं थी, थोड़े घबराए हुए भी थे शायद, तो सोचा कि बाकी सीन बाद में करेंगे, अगले हफ्ते। ठीक है। सब वापस आ गए। और फिर जब 7 दिन बाद वापस गए, हाँ, तो देखा कि मैदान तो पहचान में ही नहीं आ रहा। क्या हुआ था? सारे के सारे काशफूल गायब। गायब? कैसे? पता चला कि बीच के 7 दिनों में गांव के जानवर सारे काशफूल चर गए। अरे बाप रे, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। हाँ, अब सोचिए, आधा सीन शूट हुआ है जिसमें फूलों का पूरा मैदान है, और बाकी आधा सीन के लिए मैदान एकदम खाली। कंटिन्यूटी तो पूरी तरह खत्म हो जाती। बिल्कुल, दर्शक फौरन पकड़ लेते। हाँ, वो मेल ही नहीं खाता। तो अब क्या करें? क्या किया फिर उन्होंने? इंतजार। इंतजार कितना? पूरे 1 साल का। 1 साल सिर्फ उस सीन के लिए? हाँ,
अगले साल जब शरद ऋतु आई, जब वो मैदान फिर से काश फूलों से भर गया, तब जाकर बाकी का आधा सीन शूट किया गया। कमाल का धैर्य था उनमें। और रेलगाड़ी वाले शॉट्स भी तभी लिए गए। अच्छा। लेकिन एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला, कई शॉट्स लेने थे अलग अलग। तो एक नहीं, दो नहीं, 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया गया उस एक सीन के लिए। 3 ट्रेनें, और पता भी नहीं चलता फिल्म देखते हुए? बिल्कुल नहीं। इसके लिए भी पूरी प्लानिंग की गई थी। पहले से रेल का टाइम टेबल देखा गया। अच्छा। कि कब कब ट्रेनें गुजरेंगी। हाँ, सुबह से दोपहर तक कौन सी ट्रेनें उस लाइन से जाएंगी, और सब एक ही दिशा से आने वाली थी। ठीक। जिस स्टेशन से ट्रेन आती थी, वहां टीम के एक सदस्य अनिल बाबू वो तैयार रहते थे। उनका क्या काम था? जैसे ही ट्रेन स्टेशन से निकलती, वो दौड़कर इंजन ड्राइवर के केबिन में चढ़ जाते। अच्छा। क्यों? ताकि जैसे ही शूटिंग वाली जगह पास आए, वो ड्राइवर से कहकर बॉयलर में खूब सारा कोयला डलवा सके, ताकि काला धुआं निकले। हाँ, वो सफेद काश फूलों के बैकग्राउंड पर अगर काला धुआं ना हो तो वो सीन जमता कैसे? सही बात है, वो कॉन्ट्रास्ट जरूरी था। कमाल की प्लानिंग थी। वही तो। और आज भी जब लोग फिल्म देखते हैं, कोई सोच भी नहीं सकता कि वो एक सीन 3 अलग ट्रेनों से बना है। यही तो सिनेमा का जादू है। और शायद आज के डीजल या बिजली वाले इंजनों के जमाने में वैसा सीन शूट करना मुमकिन भी ना होता। उस स्टीम इंजन का धुआं एक अलग ही बात थी। सही कहा। अच्छा, पैसों की तंगी की बात करते हैं, वो तो जैसे साथ ही चल रही थी पूरे समय। हाँ, वो तो सबसे बड़ी बाधा थी। इसका एक और उदाहरण है वो भूलो कुत्ते वाला किस्सा। हाँ, भूलो, अपू और दुर्गा का पालतू कुत्ता। कहानी में जिक्र है उसका। तो टीम ने गांव से ही एक कुत्ता ले लिया था जो थोड़ा घुल मिल गया था उनके साथ। फिल्म में एक सीन है, अप्पू की माँ सर्वजया अप्पू को चावल खिला रही हैं। हाँ, आंगन में। भूलो दरवाजे के पास बैठा सब देख रहा है। अप्पू का ध्यान खाने में है नहीं, उसके हाथ में तीर कमान है, खेलने की धुन में है वो। हाँ, माँ की तरफ पीठ करके बैठा है। खाते खाते अचानक तीर चला देता है और फिर खाना छोड़कर तीर वापस लाने भाग जाता है। माँ बेचारी थाली और निवाला लेकर उसके पीछे दौड़ती है, पर समझ जाती है कि अब नहीं खाएगा। हाँ, बच्चा है। और भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है। उसकी नजर माँ के हाथ में जो चावल की थाली है उस पर है। अब अगला शॉट ये लेना था कि माँ बचा हुआ चावल एक गमले में डाल देती है और भूलो उसे खा लेता है। ठीक है, सीधा सा शॉट। पर वो उस दिन शूट हो ही नहीं पाया। क्यों? क्या हुआ? एक तो सूरज ढल गया, रोशनी चली गई, और दूसरा पैसे खत्म हो गए। हाँ, टीम के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी खत्म हो गए। देखिए कैसे बजट की कमी सीधे शूटिंग को रोक देती थी। एक एक दिन कीमती था। बिल्कुल। अब 6 महीने बीत गए। 6 महीने? हाँ, तब जाके फिर से पैसे जमा हुए। टीम वापस उसी बोडाल गांव पहुंची उस अधूरे सीन को पूरा करने। अच्छा। लेकिन वहां जाके पता चला कि भोलू कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं रहा। अरे, वो कुत्ता मर गया? हाँ, अब क्या हो, सीन तो अधूरा है। ये तो फिर एक नई मुसीबत। तभी किसी ने बताया कि गांव में बिल्कुल भोलू जैसा ही दिखने वाला एक और कुत्ता है। अच्छा, डुप्लीकेट मिल गया? हाँ, उसे पकड़कर लाया गया और सच में वो काफी हद तक भोलू जैसा ही था। रंग वगैरह सब वैसा ही? हाँ, वही बादामी रंग, और पूंछ का आखिरी हिस्सा भी भोलू की तरह सफेद था। कमाल है। तो आखिरकार उसी दूसरे कुत्ते ने गमले में फेंका हुआ चावल खाया और वो सीन पूरा हुआ। और फिर वही बात, फिल्म देखते हुए किसी को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं होता कि उस एक सीन में भोलों का रोल 2 अलग-अलग कुत्तों ने किया है। यही तो निर्देशन और संपादन का कमाल है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे मुश्किलों का हल निकाला गया, कैसे सीमाओं के अंदर रहकर भी रचनात्मकता दिखाई गई। और ऐसी ही कॉन्टिन्यूटी की समस्या सिर्फ कुत्ते के साथ नहीं, एक इंसान के किरदार के साथ भी हुई थी। हाँ, वो श्रीनिवास मिठाई वाले का किस्सा। हाँ, श्रीनिवास नाम का एक मिठाई वाला था जो गांव में घूम घूम कर मिठाई बेचता था। अपू और दुर्गा के पास पैसे तो होते नहीं थे मिठाई खरीदने के, तो वो बस मिठाई वाले के पीछे पीछे चलते थे। अमीर मुखर्जी के घर तक जाते थे सिर्फ ये देखने की वो मिठाई खरीद रहे हैं। हाँ, उसी में उनकी खुशी थी। इस सीन का भी कुछ हिस्सा शूट हुआ और फिर वही कहानी, पैसे खत्म, शूटिंग बंद। हाँ, कुछ महीनों के लिए काम रुक गया। तो खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले का रोल जो सज्जन कर रहे थे, उनका देहांत हो गया है। ओह, ये तो एक और झटका। हाँ, अब पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से लाएं? ये तो कुत्ते से भी ज्यादा मुश्किल काम था। बिल्कुल। फिर क्या हुआ? आखिरकार एक दूसरे सज्जन मिले श्रीनिवास के रोल के लिए। चेहरा तो पहले वाले जैसा नहीं था।
अच्छा, लेकिन उनका शरीर मतलब कद-काठी वो पहले वाले श्रीनिवास जैसे ही थे। तो शरीर से काम चला है। हाँ, उन्हीं पर बाकी का सीन फिल्माया गया। कैसे? ये- मतलब चेहरे का फर्क कैसे छिपाया? फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि पहला श्रीनिवास बांस के जंगल से बाहर आता है और अगले ही शॉट में दूसरा श्रीनिवास कैमरे की तरफ पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जा रहा है। अच्छा, तो पीठ दिखाई, चेहरा नहीं। हाँ, क्योंकि पीठ दिख रही थी तो चेहरे का अंतर पता नहीं चला। वाह, क्या कमाल का तरीका निकाला है। है ना? और फिर वही बात, जो लोग कई कई बार भी फिल्म देख चुके हैं उनके ध्यान में भी ये बात नहीं आई होगी कि श्रीनिवास का किरदार दो लोगों ने निभाया है। बिल्कुल, ये फिर से दिखाता है कि फिल्म कैसे असलियत को अपने हिसाब से ढाल लेती है, प्रस्तुत करती है। सही कहा। अच्छा, अब उसी श्रीनिवास वाले सीन में कुत्ते ने फिर से टीम को परेशान किया। इस बार तो दूसरा वाला भूलो। अच्छा, उस कुत्ते ने क्या किया? सीन कुछ ऐसा था, एक छोटा सा तालाब है, पखुर जिसे कहते हैं बंगाल में। उसके एक तरफ मिठाई वाला खड़ा है और दूसरी तरफ अप्पू और दुर्गा उसे देख रहे हैं ललचाई नजरों से। हाँ। मिठाई वाला उनसे पूछता है कुछ, वो ना में सिर हिलाते हैं और मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अप्पू से कहती है, चल हम भी जाएंगे। हाँ, उसके पीछे पीछे दोनों भाई बहन दौड़ने लगते हैं और प्लान ये था कि पास की झुरमुट में जो भूलो कुत्ता बैठा है वो भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगे, ताकि लगे कि वो उनका पालतू कुत्ता है, उनके साथ जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन मुश्किल ये थी कि ये कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ तो था नहीं। हाँ, गांव का सीधा साधा जानवर। तो ये कैसे पता चले कि वो बच्चों के पीछे भागेगा भी या नहीं? हाँ, यही दिक्कत थी। कुत्ते के मालिक से कहा गया था कि जैसे बच्चे भागें वो कुत्ते को इशारा करें उनके पीछे भागने का। लेकिन शूटिंग के वक्त कुत्ता मालिक की बात ही ना माने। अरे, इधर कैमरा चालू है, महंगी फिल्म रील खर्च हो रही है और रे साहब बार बार चिल्ला रहे हैं, कट कट। उफ, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहा होगा। धैर्य रखने के सिवा कोई चारा नहीं था। हाँ, इंतजार करना ही पड़ा होगा। क्योंकि कुत्ता जब तक बच्चों के पीछे दौड़ता नहीं तब तक वो सीन पूरा कैसे होता? हाँ। वो पालतू कैसे लगता? सही बात है, उसका दौड़ना जरूरी था। आखिरकार एक तरकीब निकाली गई। क्या? दुर्गा से कहा गया कि वो अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपा ले अच्छा, और कुत्ते को दिखाकर दौड़े। लालच दिया कुत्ते को। हाँ, और इस बार तरकीब काम कर गई। कुत्ता मिठाई के लालच में उनके पीछे भागा और शॉट मिल गया। हाँ, जैसा शॉट चाहिए था वैसा मिल गया। ये दिखाता है कि सेट पर कैसे इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, तुरंत हल निकालना पड़ता है, खासकर जब जानवरों के साथ काम कर रहे हो। बिल्कुल। अच्छा, पैसों की कमी का एक और असर, बारिश का सीन। हाँ, वो भी एक बड़ा मशहूर सीन है, दुर्गा का बारिश में भीगना। बरसात का मौसम आया और चला गया। लेकिन पैसे नहीं थे तो शूटिंग नहीं हुई। हाँ, शूटिंग बंद थी। जब तक पैसे हाथ आए तब तक अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका था। अक्टूबर मतलब शरद ऋतु? हाँ, शरद ऋतु। आसमान साफ, धूप खिली हुई, बारिश का कोई नामो निशान नहीं। तो फिर बारिश का सीन कैसे शूट हुआ? रे ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो रोज अप्पू और दुर्गा का किरदार निभाने वाले बच्चों, कैमरा और बाकी टीम को लेकर देहात में जाकर बैठ जाते थे। रोज किस उम्मीद में? बस इसी उम्मीद में कि शायद शरद ऋतु के इन साफ दिनों में भी कभी बारिश हो जाए। ये तो बड़ा अजीब इंतजार था। हाँ, आसमान में जरा सा भी काला बादल दिखता था तो सबकी उम्मीदें बन जाती थीं कि शायद अब बरसे। ये तो प्रकृति पर निर्भरता हो गई पूरी तरह से। बिल्कुल। और आखिरकार एक दिन बारिश हो ही गई। शरद ऋतु में। हाँ, अचानक आसमान में बादल छा गए और जोरों की बारिश शुरू हो गई। कमाल है, किस्मत ने साथ दिया। उसी बारिश में भीगते हुए दुर्गा भागती हुई आई और पेड़ के नीचे अपने भाई के पास आके बैठ गई। वो बहुत ही मार्मिक दृश्य है। भाई बहन ठंड से कांपते हुए एक दूसरे से चिपक कर बैठ गए। दुर्गा वो बंगाली लोक कविता बुदबुदा रही थी, नेबूर पाता करमचा है वृष्टि घरे जा। हाँ, और रे ने देखा कि अप्पू वाकई ठंड से कांप रहा था। कैमरा भी प्लास्टिक से ढका हुआ था। हाँ, शॉट पूरा होने के बाद बच्चों को फौरन दूध में थोड़ी ब्रांडी मिला के दी गई ताकि उनका शरीर गर्म हो जाए। जरूरी था वो। जिन्होंने फिल्म देखी है वो जानते हैं कि वो शॉट कितना असरदार बन पड़ा है। शायद वो असली बारिश, वो असली ठिठुरन पर्दे पर उतर आई। बिल्कुल, वो प्रामाणिकता महसूस होती है। अच्छा, शूटिंग के लिए बुडाल गांव चुना गया था। हाँ, वो लोकेशन ज्यादा सही लगी थी। वहां अप्पू दुर्गा का घर, स्कूल, मैदान, खेत, तालाब, आम के पेड़, बांस के जंगल, ये सब कुछ बुडाल गांव या उसके आसपास ही मिल गया था। लोकेशन बहुत अहम होती है ऐसी फिल्मों में। हाँ, और उस जमाने में उस गांव में बिजली नहीं थी, रास्ते कच्चे थे, घर भी पक्के नहीं थे ज्यादातर। बिल्कुल देहात का माहौल था। तो वहां बार बार जाने और रहने की वजह से स्थानीय लोगों से भी अच्छी जान पहचान हो गई थी टीम की।
उन्हीं लोगों में एक बहुत अजीब से सज्जन थे जिन्हें सब सुबोधदा कहते थे। हाँ, उनका जिक्र आता है किताब में। कोई 60-65 साल के रहे होंगे, गंजे सिर वाले, अकेले एक झोपड़ी में रहते थे और दरवाजे पर बैठकर अक्सर खुद से ही बातें करते रहते थे। अच्छा, अकेले? हाँ, और जब उन्हें पता चला कि गांव में फिल्म की शूटिंग होने वाली है तो वो गुस्सा हो गए। क्यों? टीम को देखते ही चिल्लाने लगते, फिल्म वाले आए हैं, मारो इनको लाठियों से। अरे, डर गए होंगे टीम वाले। हाँ। बाद में पूछने पर पता चला कि वो थोड़े मानसिक रूप से ठीक नहीं थे। अच्छा, ये बात थी। लेकिन बाद में सुबोध दास से टीम की अच्छी दोस्ती हो गई। हाँ, वो फिर ठीक हो गए थे। ठीक तो नहीं, पर वो पास बुलाकर दरवाजे पर बिठाकर वायलिन पर लोकगीतों की धुनें सुनाते थे। अरे वाह। और बीच बीच में कान में फुसफुसाते, वो देखो साइकिल पे जा रहा आदमी, देख रहे हो ना, वो कौन है पता है? रूजवेल्ट है। रूजवेल्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति? हाँ, उनके हिसाब से कोई चर्चिल था, कोई हिटलर, तो कोई अब्दुल गफ्फार खान। मतलब वो अपनी ही दुनिया में रहते थे। हाँ, और सब उनके लिए पाजी यानी दुश्मन थे। ये किस्से भी उस जगह के माहौल का, उस समय का एक अलग ही रंग दिखाते हैं। कैसे कैसे अनुभवों से गुजरना पड़ा होगा। बिल्कुल। ऐसे ही एक और किरदार था पड़ोस का धोबी। धोबी? हाँ, वो भी थोड़ा सन की मिजाज का था। कभी भी कहीं भी भाइयों और बहनों कहकर शुरू हो जाता था। भाषण देने लगता था? हाँ, किसी न किसी राजनीतिक मुद्दे पर लंबा भाषण। अरे बाप रे। अब खाली समय में तो चलो ठीक है, सुन लिया, पर अगर शूटिंग चल रही हो और वो अपना भाषण शुरू कर दे तो साउंड रिकॉर्डिंग का क्या होगा? सारी मेहनत बेकार? हाँ, गनीमत ये रही कि धोबी के जो रिश्तेदार थे उन्होंने उसे काबू में रखा, समझाया बुझाया, वरना वो वाकई एक सिरदर्द बन सकता था। ये छोटी छोटी चीजें भी कितनी बड़ी चुनौती बन जाती हैं फिल्म बनाते वक्त। सही कहा। अच्छा, अब आखिर में बात करते हैं उस घर की जहां फिल्म की ज्यादातर शूटिंग हुई, अपू दुर्गा का घर। हाँ, वो घर भी तो एक किरदार जैसा ही है फिल्म में। वो घर जब मिला था तो एकदम खंडहर जैसी हालत में था, टूटा फूटा। हाँ बिल्कुल। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे, उनसे वो घर किराए पर लिया गया। अच्छा। और फिर उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लायक बनाने में ही करीब 1 महीना लग गया। 1 महीना सिर्फ घर ठीक करने में? हाँ, घर के एक हिस्से में कुछ कमरे थे जो फिल्म में नहीं दिखाए गए। वहां टीम अपना सामान वगैरह रखती थे। स्टोर रूम की तरह? हाँ, उसी में से एक कमरे में साउंड रिकॉर्डिस्ट थे, भूपेन बाबू। वो अपनी रिकॉर्डिंग मशीन लेकर बैठते थे। अच्छा, अलग कमरे में। हाँ, शूटिंग के वक्त वो दिखते नहीं थे, पर उनकी आवाज सुनी जा सकती थी। हर शॉट के बाद उनसे पूछा जाता, साउंड ठीक है ना भूपेन बाबू? और वो जवाब देते हाँ या ना। हाँ। तो एक दिन क्या हुआ? एक दिन शॉट पूरा हुआ, आवाज लगाई गई, भूपेन बाबू साउंड ठीक है? कोई जवाब नहीं आया। खामोशी। हाँ, दोबारा पूछा गया, फिर भी कोई जवाब नहीं। टीम थोड़ी परेशान हुई कि भाई क्या बात हो गई। हाँ, चिंता की बात थी। तो उनके कमरे में जाकर देखा। तो क्या देखा? देखा कि एक बड़ा सा सांप कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। सांप कमरे के अंदर? हाँ, बेचारे भूपेन बाबू उस सांप को देखकर इतने डर गए थे कि उनकी बोलती ही बंद हो गई थी, आवाज ही नहीं निकल रही थी गले से। बाप रे, डर तो लगेगा ही। ये भी एक अनोखी चुनौती। और वो सांप टीम ने पहले भी देखा था, वहां आने के कुछ दिन बाद ही। अच्छा। उसे मारने की कोशिश भी की थी, पर गांव वालों ने मना कर दिया। क्यों? उन्होंने कहा कि ये वास्तु सर्प है, मतलब उस घर का रक्षक माना जाने वाला सांप बहुत दिनों से वहीं रह रहा था, उसे मारना अशुभ होगा। तो टीम को उनकी बात माननी पड़ी? हाँ, स्थानीय मान्यताओं का सम्मान करना पड़ा। तो ये भी एक अजीब अनुभव था। बिल्कुल। फिल्म बनाना सिर्फ कैमरा और लाइट का काम नहीं है, ये लोगों, जगहों, मान्यताओं सबसे जुड़ने की प्रक्रिया है। तो ये थे पथेर पांचाली बनने की कहानी के कुछ पन्ने। 2.5 साल का लंबा सफर, पैसों की लगातार कमी, सही कलाकार ढूंढने की जद्दोजहद, काश फूलों का अचानक गायब हो जाना, भूलो कुत्ते और श्रीनिवास मिठाई वाले के किरदारों को बदल जाना, अनट्रेन्ड जानवरों के साथ काम करने की चुनौती, बेमौसम बरसात का इंतजार करना, गांव के अनोखे लोग और यहाँ तक कि एक वास्तु सर्प का सामना। तो इन सब बातों का, इन किस्सों का क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब है असाधारण लगन, जबरदस्त धैर्य और कई बार शायद सिर्फ किस्मत का साथ। ये किस्से हमें दिखाते हैं कि किसी भी कलाकृति के पीछे कितनी मेहनत, कितनी रचनात्मकता और कितने अप्रत्याशित मोड़ छुपे हो सकते हैं। हाँ, ये हमें उस फिल्म निर्माण के मानवीय पहलू से जोड़ते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि अब जब हम ये सब जान गए हैं, तो क्या अगली बार जब हम पथेर पांचाली देखेंगे तो हमारा नजरिया कुछ बदलेगा? शायद हम उन दृश्यों के पीछे की मेहनत और जुगाड़ को ज्यादा महसूस कर पाएंगे। हाँ, शायद।
और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। इतनी सारी मुश्किलें थीं, इतने सारे जुगाड़ करने पड़े, कई बार लगा होगा कि शायद ये फिल्म बन ही नहीं पाएगी। हाँ, कई पल आए होंगे ऐसे। लेकिन इन सब के बावजूद ये फिल्म एक कालजयी कृति बन गई, एक मास्टरपीस। तो ये रचनात्मकता के बारे में क्या कहता है? क्या क्रिएटिविटी सिर्फ बहुत सख्त प्लानिंग और कंट्रोल से आती है? या फिर इसमें थोड़ी अव्यवस्था, थोड़े संयोग, थोड़ी अनिश्चितता को अपनाने की क्षमता भी जरूरी है? या शायद दोनों का एक मिला-जुला रूप ही है जो ऐसी अद्भुत चीजें रचता है? हाँ, शायद जवाब कहीं इन दोनों के बीच ही छिपा है।